और मेटाफिजिकल पोइट्री में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हो सकते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स थे कि मेन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व थे। मेटाफिजिकल पोइट्री लिखने में काफी पढ़े लिखे पोएट्स इन्वॉल्व थे, नंबर 1। नंबर 2, दे एक्सप्रेस्ड नोबल थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ये चीजें थी उसमें। उसके बाद वर्बल फैंसीज था, उनके कविताओं में कल्पना बहुत ज्यादा थी। फार फेच्ड इमेजेस थे, हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन थे, ऑब्सक्यूरिटी थी, योकिंग हेट्रोजेनस आइडियाज थे। तो ये सारी चीजें थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पोएट मेटाफिजिकल पोइट्री का था जॉन डन, जिसको क्या बोलते थे मेटाफिजिकल पोइट्री का? फादर ऑफ मेटाफिजिक्स, फादर ऑफ पोइट्री। उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट, यहां से हम लोगों को शुरू करना है। जॉन डन के बाद जितने भी लोग आए सब फॉलोअर्स थे जॉन डन के। फॉलोअर्स मतलब ये नहीं कि घर में उसका फोटो रख करके और अगरबत्ती दिखाया करते थे। दे फॉलोड द टेंडेंसीज व्हिच वर रिफ्लेक्टेड इन द पोएट्री ऑफ जॉन डन। वो जॉन डन की कविताओं में जो खूबियां थी उसको अपनाया। वो द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, मेटाफिजिकल स्कूल का सेंट था। तो सेंट मतलब सचमुच का संत नहीं। जॉर्ज हर्बर्ट पेशे से पादरी था, ही वॉज अ प्रीस्ट। तो इसने रिलीजन पर बहुत सारी कविताएं लिखी। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है सेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, तो फिर वो जॉर्ज हर्बर्ट होगा। ही वॉज अ प्रीस्ट, तो मार्जिन में आप प्रीस्ट शब्द लिख लें। He was among the greatest writers of poems on sacred subjects, holy subjects पर ये कविता लिखने वाला। इसने काफी कविताएं लिखी। होली सब्जेक्ट्स मीन्स चर्च पर, चर्च के रिचुअल्स पर, गॉड पर, इन सारी चीजों पर इसने ढेरों कविताएं लिखी। His collection of poems titled The Temple, इसने एक कविता संग्रह प्रकाशित किया, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स पब्लिश किया, जिसमें 50 कविताएं थी जो चर्च के बारे में थी या चर्च के सेरेमनीज से रिलेटेड कविताएं थी। 50 कविताएं थी। He believed that a man should take all high gifts to God's service. इसका मानना था कि ईश्वर ने जो कुछ भी उपहार मनुष्य को दिए हैं, चाहे वो उसको बुद्धि दिया है, चाहे विवेक दिया है, चाहे उसको ताकत दी है, शारीरिक ताकत दी है, चाहे उसको ब्यूटी दिया है, जो कुछ भी ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, इन सभी का इस्तेमाल हमें ईश्वर की आराधना में करनी चाहिए। A man should take all high gifts. ईश्वर ने हमें जो कुछ भी गिफ्ट्स दिया है, क्या क्या दिया है? ब्यूटीफुल दिया, ब्यूटीफुल बनाया है, हमें ताकत दी है, हमें बुद्धि दिया है। ये सभी गिफ्ट हमें ईश्वर की सेवा में लगानी चाहिए। He pushed forward the use of conceits. इसने अपनी कविताओं में कंसीट्स शब्द का इस्तेमाल किया है, कंसीट्स का इस्तेमाल किया है। कंसीट्स किसको बोलते हैं? कंपैरिजंस को। 2 पैराग्राफ ऊपर पढ़िए, चौथी लाइन में कंपैरिजंस और ब्रैकेट में कंसीट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अपनी कविताओं में कंसीट्स का प्रयोग करता था, कंपैरिजंस का प्रयोग करता था, मेटाफर्स जिसको बोलते हैं वो मेटाफर्स का प्रयोग करता था। और कैसा? सिंपल कंसीट्स या जटिल कंसीट्स? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। अगर मेटाफिजिकल पोएट है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस का प्रयोग करेंगे। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई एक कंसीट का जिक्र किए थे सेमेस्टर 1 में, जब टर्म पढ़ा रहे थे कंसीट, कि मेरे सारे आंसू बोतल में चले जाएं, बॉटल में चले जाएं, ऐसा कुछ पढ़ाए थे सेम 1 में हम।
वापस चेक कर लीजिएगा लिटरेरी टर्म्स वाले पन्ने में कंसीट्स, गॉड का कंपैरिजन किया था फार रीचिंग थॉट्स, और इसने अपनी कविताओं में फार रीचिंग थॉट्स यूज किया था। ऐसी बातों का, ऐसे कंपैरिजंस का, ऐसे इमेजेस का इस्तेमाल किया था जो हमारे इर्द गिर्द के जीवन में नजर नहीं आता है। कल हम आप लोगों को बतला रहे थे फार फेच्ड इमेजेस क्या होता है। His famous poems are The Pilgrimage, The Pulley, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है द पुली। द पुली को सर्किल कर लीजिए। बैक्स्टर, विंग्स, द ऑल्टर, और है फिर द कॉलर। द कॉलर भी एक इंपॉर्टेंट कविता है। द पुली, द पुली का दूसरा शीर्षक है द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, लिख लीजिए वहीं पे मार्जिन में। द पुली नाम की कविता द गिफ्ट्स ऑफ गॉड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये इसकी बेहद प्रसिद्ध कविता थी जिसमें इसने कहा है कि ईश्वर ने हमें सभी गिफ्ट्स दिए हैं, ब्यूटी दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, सब कुछ दिया है, दौलत दिया है दुनिया के, लेकिन ईश्वर ने हमें मन की शांति नहीं दी है, रेस्ट नहीं दिया है। और इसी रेस्ट की तलाश में हम ईश्वर को याद करते हैं। ये इसकी बेहद प्रसिद्ध कविता। रिचर्ड क्रेशॉ, अगर आप 150 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे तो आपको 2-4 नाम लिखना ही होगा। आप जॉन डन लिखेंगे, जॉर्ज हर्बर्ट लिखेंगे, 1-2 नाम और लिख लीजिए, बस मामला खत्म हो गया। रिचर्ड क्रेशॉ indulged freely in metaphysical conceits। रिचर्ड क्रेशॉ ने भी अपनी कविता में मेटाफिजिकल कंसीट्स का इस्तेमाल किया। मेटाफिजिकल कंसीट्स किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपैरिजंस को, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स को बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट्स। सिम 1 के लिटरेरी टर्म्स के सेक्शन में जाकर के कंसीट शब्द वापस पढ़िएगा। एंड रोट ग्रेट रिलीजियस पोएट्री, और इसने रिलीजियस कविताएं भी लिखी। His chief poetical works include, इसकी प्रसिद्ध कविताएं अब केवल लिस्ट है, स्टेप टू द टेम्पल, हिम टू सेंट टेरेसा। द फॉर्मर is a collection of religious poems। इस step to the temple जो है वह religious poems है। इसकी 2 प्रसिद्ध कविताएं हैं, The Flaming Heart and Wishes to His Supposed Mistress। हार्ट के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए। उसके बाद आता है हेनरी वॉन। हेनरी वॉन भी एक प्रसिद्ध पोएट था रोमांटिक एज का। वॉज अ मिस्टिक एट हार्ट। वह रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखता था। He has a considerable gift of fantasy। इसकी कविताओं में कल्पना का एलिमेंट बहुत ज्यादा रहता था, which he used to decorate his serious works। His important works are poems The Retreat, Silex Scintillans। रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल पोएट्स थे। नेक्स्ट पारा पर आइए। अब्राहम कॉले स्टैंड्स मिडवे बिटवीन मेटाफिजिकल वर्स। ये मेटाफिजिकल वर्स जहां से शुरू हुआ और जहां से खत्म हुआ तो उसके मिडवे में है। एंड कॉमन सेंस स्कूल ऑफ ड्राइडन, ये ऑलमोस्ट ड्राइडन के टाइम का कवि है। 1657 में मरा। ड्राइडन कब पैदा हुआ था? 1631 में। ये लगभग ड्राइडन के टाइम का है। He was a decadent metaphysical। अब ये डेकाडेंट मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री के सारी विशेषताएं नजर आ जाएंगी तो वो मेटाफिजिकल पोएट है। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट डिक्लाइन कर रहा है, मेटाफिजिकल पोएट का अंत हो रहा है, और उस समय आप कविताएं लिखिएगा तो आप डेकाडेंट मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाइए। आप डेकाडेंट, ये डेकाडेंट शब्द हमेशा याद रखिएगा। एलिजाबेथन एज खत्म हो रहा है और आपके
ड्रामा में एलिजाबेथन एज की विशेषताएं नजर आ रही हैं अब भी, तो आप क्या कहलाइएगा? आप डेकाडेंट एलिजाबेथन कहलाइएगा। तो ये डेकाडेंट मेटाफिजिकल पोएट था, who could not keep up the spirit of the old metaphysical poets। इसकी कविताओं में मेटाफिजिकल पोएट्री की विशेषताएं थी, लेकिन जॉन डन जैसा और जॉर्ज हर्बर्ट जैसा रुतबा इसकी कविताओं में नहीं था। इसकी प्रसिद्ध कविताएं द मिस्ट्रेस ओड ऑफ विट अगेंस्ट होप। आइए फिर एक इंपॉर्टेंट कवि हुआ है मेटाफिजिकल एज का, एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल ये इंपॉर्टेंट है, तो आप 3 नाम छोड़ नहीं सकते हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट और ये तीसरा नाम एंड्रयू मार्वेल। इसकी कविता भी आपके कोर्स में थी, लेकिन सिलेबस छोटा हो गया तो हटा दिया गया है। कभी हम लोगों को टाइम मिला तो पढ़ लेंगे। Was the only Puritan among the metaphysical poets। ये बेसिकली एक प्यूरिटन पोएट था और इसकी कविताओं में मेटाफिजिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा नजर आता था। His poems are based on कर दीजिए adoration of nature। His poetry is, ठीक है, पोएट्री लिखा हुआ है, His poetry is based on the adoration of nature। इसने जो कविताएं लिखी है उसमें प्रकृति की प्रशंसा की गई है, जिसमें प्रसिद्ध कविता है द गार्डन। आगे चल करके सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है। द गार्डन, द एपल्टन हाउस आर अमंग देम। He also wrote love poems। The definition of love उनमें से एक है द गैलरी, and to his coy mistress are his famous love poems which hold us by their passion। और इन दोनों कविताओं में द गैलरी में एंड टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में जिस इमोशन और जिस पैशन का जिक्र किया हुआ है, तो बस हम इससे मुग्ध हो जाते हैं। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बेहद प्रसिद्ध कविता है, इसकी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये आपके कोर्स में भी है, हटा दिया गया है। और ऊपर में द गार्डन, एंड्रयू मार्वेल का जिक्र करेंगे आप तो द गार्डन और टू हिज कॉय मिस्ट्रेस का जिक्र हर हालत में होगा। द लाइन्स ऑफ हिज टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसकी प्रसिद्ध कविता टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की पंक्तियां, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की पंक्तियां जो है, हैव डन्स स्ट्रेंथ एंड पैशन। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस पढ़ करके ऐसा लगता है कि एंड्रयू मार्वेल की कविता में वही स्ट्रेंथ है, वही पैशन है, वही दम है, वही इमोशन है जो जॉन डन की कविताओं में था। His other famous poems are The Nymph Complaining of the Death of Her Fawn and Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland। ये इसकी प्रसिद्ध कविता है। क्रॉमवेल कौन था? तो ऑलिवर क्रॉमवेल। ऑलिवर क्रॉमवेल कौन था? कौन सा पोस्ट होल्ड he ruled after, he was Lord Protector। लॉर्ड प्रोटेक्टर था। He was the de facto ruler of England, Scotland and Ireland। England means England, Scotland and Ireland। He was known as the Lord Protector। He succeeded Charles the First। चार्ल्स द फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद सत्ता ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में भी ही आ गई थी। तो इसने ओलिवर क्रॉमवेल की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। इन दिस वे वी फाइंड दैट द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री चेंज द कोर्स ऑफ पोएट्री, चेंज द कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री कर दी। मेटाफिजिकल पोएट्री ने अंग्रेजी कविता की धारा ही बदल डाली। कंसीट्स, वापस हम बतला रहे हैं कंसीट्स के लिए क्या करना है आपको। पिछले सेमेस्टर का सेम 1 का लिटरेरी टर्म्स का नोट्स आपको वापस पढ़ना है कंसीट्स खोज करके। 2 तरह के कंसीट्स होते हैं,
पेट्रार्कन कंसीट्स और मेटाफिजिकल कंसीट्स। पेट्रार्कन कंसीट्स कौन यूज करता था? पेट्रार्क। मेटाफिजिकल कंसीट्स कौन यूज करते थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्स। अब आज जाकर के पढ़िएगा जब आप कंसीट्स को, तब आपको चीजें स्पष्ट होंगी। मेरी ड्यूटी है आपको बार बार याद दिला देना। आप पढ़िए न पढ़िए वो आपकी मर्जी। कोलोकियल स्टाइल था। कोलोकियल स्टाइल मीन्स जो भाषा थी वो रीजनल भाषा थी। जैसे हजारीबाग के लोग जिस भाषा में एक दूसरे को संबोधित करते हैं, जैसे बोलते हैं, उसको कोलोकियल स्टाइल बोलते हैं। आप में से अधिकांश लोग मुझको फोन करते हैं और फोन करने के बाद आपका पहला सेंटेंस होता है कि हम बोल रहे थे सर, या आप बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि सर। तो ये कोलोकियल स्टाइल है। ये हजारीबाग की खूबी है कि आप सीधा सीधा नहीं बोल सकते हैं कि सर मुझको पढ़ना है, या सर मुझको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या सर मेरा एग्जामिनेशन छूट गया है अब क्या होगा। आप फोन करते हैं और पहला सेंटेंस बोलते हैं कि क्या कहते हैं सर। तो क्या कहते हैं तो आप कहिएगा। हम बोल रहे थे सर। अरे तो तुम ही बोल रहे हो फोन पर, दूसरा कौन बोलेगा? तो ये कोलोकियल स्टाइल की श्रेणी में आता है। एंड एलाबोरेट ज्वाइनिंग ऑफ डिस्कॉर्डेंट थिंग्स, और दो बिल्कुल उलट चीजों को एक दूसरे से जोड़ना। इसके लिए क्या टर्म पढ़ाए थे ऊपर में? ज्वाइनिंग ऑफ डिस्कॉर्डेंट थिंग्स। इसके लिए क्या टर्म पढ़ाए थे ऊपर में? पैराडॉक्स। योकिंग हेट्रोजेनस आइडियाज। आपको कल उदाहरण दिए थे कि एक तगड़ा बैल जोड़ दीजिए और एक मरियल बैल जोड़ दीजिए हल में। कल बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे। तो किस लिए बताए थे हम? इसी को बोलते हैं योकिंग ऑफ हेट्रोजेनस आइडियाज। दोनों जगह दो टर्म इस्तेमाल हम क्यों किए? ऊपर में हम इस्तेमाल किए योकिंग ऑफ हेट्रोजेनस आइडियाज, और यहां पर हम बोल रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ डिस्कॉर्डेंट थिंग्स। एक ही बात को हम दो भाषा में क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्या प्रश्न पूछ देगा आप नहीं जानते हैं। तो आप तो बोलिएगा कि सर आप तो पढ़ाए थे योकिंग ऑफ हेट्रोजेनस आइडियाज, आप तो ज्वाइनिंग ऑफ डिस्कॉर्डेंट थिंग्स नहीं पढ़ाए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेन लव एंड सेंटहुड। जैसे ये लोग क्या चीज को जोड़ देंगे? प्रोफेन लव, ऐसा प्रेम जिसमें सेक्स की फीलिंग हो, जिसमें इमोरैलिटी हो, जिसमें अनहोली थॉट हो, उस प्रेम को किस चीज से जोड़ देंगे? उस प्रेम को जोड़ देंगे सेंटहुड से। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये हेट्रोजेनस आइडियाज को या दो कॉन्ट्रेरी आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ देते थे। इस तरह से ये कॉन्ट्रेरी आइडियाज को जोड़ देते थे। ऐसा प्रेम जो धर्म के मोरालिटी के खिलाफ हो। तो धर्म और मोरालिटी के खिलाफ कौन सा प्रेम था उस समय? ऐसा प्रेम जिसमें सेक्सुअल अर्ज हो, उसको जोड़ दिया जाए किसके साथ? उसको जोड़ दिया जाए सेंटहुड के साथ। तो इस तरह की चीजें जोड़ते थे। तो ये खूबियां थी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो एलिजाबेथन एज में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? एलिजाबेथन एज में हम लोग पढ़ लिए एलिजाबेथन ड्रामा और फिर एलिजाबेथन पोएट्री। तो अब क्या बचा? नॉवेल तो अभी तक लिखा नहीं गया था। तो नेक्स्ट है एलिजाबेथन प्रोज। क्वेश्चन लिखिए। एलिजाबेथन प्रोज।
कब से कब तक? 1550 to 1558 से 1603। चलिए, तो उसको लिख लीजिए आप, 1558 से 1603, और वहीं पर स्लैश करके लिख लीजिए आप, वहीं पर स्लैश करके आप लिख लीजिए 1550 से 1630, 1550 से 1630 तक। क्यों लिखा दे रहे हैं हम? जब एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक था, तो हम 1550 से 1630 क्यों लिखा दे रहे हैं? Because the trend does not go. Because the trend आगे तक वेरी गुड, ट्रेंड आगे तक चल रहा था, ट्रेंड आगे तक चल रहा है। लड़कियों में, लड़कियां आजकल जीन्स एंड टॉप पहन रही हैं, बट द ट्रेंड ऑफ वेयरिंग सलवार सूट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन अब भी कंटिन्यू कर रहा है। एलिजाबेथन प्रोज को और किस नाम से पुकार सकते हैं? इस पीरियड के प्रोज को और किस नाम से पुकार सकते हैं? जैकोबियन और कैरोलाइन, जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज। एलिजाबेथन, जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज। एलिजाबेथन, जैकोबियन। जैकोबियन शब्द किस चीज से बना है? जैकोब सर, जेम्स से। जैकोब से नहीं बना है, जेम्स एंड कैरोलाइन प्रोज। लैटिन में जैकोब होता था सर। स्लैश कीजिए, स्लैश कीजिए। Prose of the 16th century. Prose of the 16th century. 16वीं शताब्दी का प्रोज। ठीक है, 16वीं शताब्दी का प्रोज। So, इसको शेक्सपियरियन प्रोज नहीं बोलेंगे? शेक्सपियर वॉज फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट, तो प्रोज के लिए आमतौर पर हम लोग शेक्सपियरियन प्रोज का प्रयोग नहीं करेंगे। शेक्सपियर ने प्रोज लिखा क्या? नो सर, बट उसके एज तो फिर को शेक्सपियरियन बोलते हैं ना। ठीक है, शेक्सपियरियन एज बोलते हैं उसको ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में। शेक्सपियरियन एज बोलेंगे ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके बाद आता है जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन ने पोएट्री भी लिखा है और जॉन मिल्टन ने प्रोज भी लिखा है। तो एज ऑफ मिल्टन या मिल्टॉनिक एज का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोज के कॉन्टेक्स्ट में भी और पोएट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी, लेकिन फिर ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में एज ऑफ मिल्टन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिए। सर एक स्टुअर्ट एज भी तो चला था सर पूरा, मतलब जैकोबियन कैरोलाइन जिसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ, क्या दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत क्या है? अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप नहीं पढ़ते हैं तो इतना ही इंफॉर्मेशन में तो सर पीटे हुए होगा। आप पढ़ते हैं तो फिर दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है। आपका हार्डवेयर, आपका सीपीयू क्रैश कर जाएगा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन से। सूचनाएं हमको बहुत मालूम है और सूचनाएं नेट पर बहुत अवेलेबल है। अगर आप अननेसेसरीली सूचनाओं को कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, जो फंडामेंटल फैक्ट्स है, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। दिमाग की कैपेसिटी होती है, लर्निंग की कैपेसिटी होती है। आप डे 1 को 2 से लेकर के और 20 तक का टेबल याद कर लेंगे? नो सर। नहीं, क्यों नहीं? कैपेसिटी हो सकता है, या तो हो सकता है। तो आप
आप जब क्लास 5th तक आते हैं तो आपको 10 तक का टेबल याद कराया जाता है और क्लास 5th से लेकर के क्लास 8th तक आपको 15 तक का टेबल याद कराया जाता है और जब क्लास 8 में पहुंचते हैं तो आपको बोला जाता है कि अब 20 तक याद करो। क्या है, क्लास 1 में ही याद करा दिया गया। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो डे टू डे बेसिस पर पढ़ने की चीज नहीं है, ये रेफरेंस की चीज है, ये रेफरेंस की चीज है। जब जरूरत पड़ती है तो रेफर कीजिए, नहीं जरूरत पड़ती है छोड़ दीजिए, पागल हो जाइएगा आप। चलिए देखिए हम लोग आंसर। आज आपके हाथ में मोबाइल है तो आप झट से रेफर कर लेते हैं। हम लोगों के समय में किताबें हुआ करती थी तो कितना रेफर करते और कितना पढ़ते। The Elizabethan age is perhaps the richest period in the history of English literature. एलिजाबेथन एज को रिचेस्ट पीरियड माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। इस सेंटेंस का प्रयोग आप सभी के लिए कर सकते हैं। रेस्टोरेशन एज को भी रिचेस्ट मानते हैं, रोमांटिक एज को भी रिचेस्ट मानते हैं, विक्टोरियन एज को भी रिचेस्ट मानते हैं। ये आंसर शुरू करने का तरीका है। Not only the drama, इस पीरियड में ड्रामा ही नहीं लिखा गया, other branches of literature received reasonable attention. दूसरे ब्रांचेस में भी काफी कुछ लिखा गया। तो दूसरे कौन से ब्रांचेस में? पोइट्री भी लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, पोइट्री लिखा गया, फिर प्रोज भी लिखा गया। Of course, the English prose up to 1579 does not show any remarkable growth. ग्रोथ शब्द छूट गया है। ग्रोथ, GROWTH। 1579 तक एलिजाबेथन प्रोज में कुछ विशेष नहीं लिखा गया। एलिजाबेथन एज कब शुरू हो गया? 1558 में ही। लेकिन 1579 तक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। बट रोजर एस्कम was there to leave his impression। लेकिन जब रोजर एस्कम आया 1579 के पहले ही रोजर एस्कम नाम का एक प्रोज राइटर आया, उसने प्रभाव छोड़ा। रोजर एस्कम को बोला जाता है मॉडर्न प्रोज का पायनियर, शुरुआत करने वाला मॉडर्न प्रोज की। इसके पहले एज ऑफ चौसर था, 14th सेंचुरी, प्रोज नहीं लिखा गया। 15th सेंचुरी कुछ भी नहीं लिखा गया और ये आ गया 16th सेंचुरी। तो रोजर एस्कम जो था ये पहला इंपॉर्टेंट नेम था प्रोज में। लिंक टूट जाएगा तो वापस कनेक्ट होइएगा तुरंत। His chief works, Taxophilus and the Schoolmaster are examples of classical English prose। इसने अपने प्रोज में alliteration, antithesis और strings of half parallel, half antithetical clauses का इस्तेमाल किया था। ऐसे sentences का इस्तेमाल किया था जिसमें antithesis भी था और parallels भी थे। कोई ऐसा एग्जाम्पल हमको कभी मिला नहीं, दिखा नहीं, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाफ पैरेलल और हाफ एंटीथेटिकल क्लॉजेस को इस्तेमाल किया। तो गूगल सर्च करो तो देखो अभी कोई मिलता है सेंटेंस, टाइप कीजिएगा हाफ पैरेलल एंड हाफ एंटीथेटिकल क्लॉजेस, कोई एग्जाम्पल मिलता है तो फिर बतलाइए। इसने इसकी शुरुआत की। He also practiced euphemism। यूफेमिज्म किसको बोलते हैं? इसने यूफेमिज्म को भी इस्तेमाल किया था। यूफेमिज्म आप लोगों को बता चुके हैं इस टर्म को। दादाजी मर गए, इसकी सूचना आपको देनी रहती है तो कैसे सूचना देते हैं? टेलीफोन पर अपने चाचा को खबर कर रहे हैं कि दादाजी मर गए, ऐसा नहीं बोलते। दादाजी नहीं रहे अब, या दादाजी का स्वर्गवास हो गया, तो आप किसी भी कड़वी बात को चाशनी में लपेट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इसको
यूफेमिज्म बोलते हैं इस टेक्निक को। हम आपको बोल दें कि तुम फेल कर गए हो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि रिजल्ट में तो तुम्हारा रोल नंबर नहीं दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, ये बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। मिला जी एग्जाम्पल हाफ पैरेलल हाफ एंटीथेटिकल क्लॉजेस? नहीं मिला? यस सर। मिल गया? यस सर। क्या है? लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज एन रियल थिंग। क्या चीज? लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज ए रियल थिंग। तो इसमें हाफ पैरेलल एंड हाफ एंटीथेटिकल। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग सर। रियल थिंग। चलो देखना पड़ेगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। इत्मीनान से पढ़ लेंगे तभी कुछ अंदाज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तभी अंदाज लगेगा, नहीं तो नहीं अंदाज लगेगा। ऐसे अंदाज नहीं लगेगा। चलो बाद में देख लेंगे कभी। उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। केवल एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल अलग है। विद द पब्लिकेशन ऑफ यूफ्यूज, इसका जिक्र हम लोग पहले भी किए थे, इसका जिक्र किए थे यूनिवर्सिटी विट्स में। विद द पब्लिकेशन ऑफ यूफ्यूज बाय जॉन लिली, जॉन लाइली, क्या है? जॉन लिली। जॉन लिली यूनिवर्सिटी पोएट्स में किए थे ना इसका जिक्र, यूनिवर्सिटी विट्स में और एलिजाबेथन ड्रामा में। द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग वाज लेड, तो एक नए प्रोज स्टाइल की शुरुआत हुई। इट इज नोन एज यूफेमिज्म, यूफेमिज्म नहीं यूफियूज्म के नाम से जाना जाता है। EUPHUISM, यूफियूज्म के नाम से जाना जाता है इसकी स्टाइल को। फिर ग्रीन, लॉज, सिडनी, नैश, ये सारे एलिजाबेथन है, पहले जिक्र आ चुका है सबका। फॉलोड लिली, उन लोगों ने लिली को फॉलो किया। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड द पब्लिकेशन ऑफ आर्केडिया। आर्केडिया नाम की एक किताब पब्लिश हुई थी जिसको फिलिप सिडनी ने लिखा था, जो बेहद फेमस था अपने समय में और आर्केडियन स्टाइल के लिए जाना जाता है। और ये आर्केडियन स्टाइल के लिए जाना जाता है। कुछ भी नहीं है, एलिजाबेथन प्रोज अगर प्रश्न कर देगा तो फंस जाइएगा, और बेहुदा पेपर सेटर क्या करेगा पता नहीं। ड्रामा को छोड़ देगा, पोएट्री को छोड़ देगा, जैकोबियन को छोड़ देगा, मेटाफिजिकल छोड़ देगा, इसी पर कंसंट्रेट कर देगा। देयर वाज अ हीप ऑफ पैम्फलेट्स। उसके बाद इस एज में पैम्फलेट्स भी पब्लिश हुए। पैम्फलेट्स कब पढ़े थे आप? एलिजाबेथन एज 11th एंड 12th में आप पैम्फलेट राइटिंग पढ़े थे। पैम्फलेट किसको बोलते हैं? पैम्फलेट को हैंडबिल भी बोलते हैं या लीफलेट भी बोलते हैं। 11th एंड 12th में आप पढ़े थे। सुबह आप अखबार जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर से एक पन्ना गिरेगा जिस पर लिखा हुआ रहेगा डिज्नीलैंड आखिरी 7 दिन लिखा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं पैम्फलेट। एलिजाबेथन एज में पैम्फलेट राइटिंग की शुरुआत हुई थी। तो एलिजाबेथन एज का पैम्फलेट जो था वो एक पन्ने का नहीं होता था। एलिजाबेथन एज का पैम्फलेट 8 पन्ने, 10 पन्ने, 12 पन्ने, 14 पन्ने की एक पत्रिका होती थी। जैसे मुझको मन किया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों पर हम कुछ लिखें, तो मैंने 10 पन्ने का एक लेख लिखा।
उसको मैंने खुद ने छपवाया, 10 पन्ने का एक पैम्फलेट छपवाया, 10 पन्ने की एक पतली सी पत्रिका छपवाई और उसको अपने जान पहचान के लोगों में 100 लोगों में बांट दिया। लोगों ने उस पत्रिका को, 10 पन्ने की पत्रिका को, जो किस नाम से जाना जा रहा है, पैम्फलेट्स, उस पत्रिका को पढ़ा लोगों ने और पढ़ लेने के बाद वो लोग मेरे विचार से सहमत हुए या मेरे विचार के विरुद्ध रहे या मेरे विचारों को जाना, और पढ़ने के बाद उस पैम्फलेट को उन लोगों ने किसी दूसरे को दे दिया, भाई कि तुम लोग भी पढ़ो। जैसे हम लोग करते हैं आजकल, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया और बिना पढ़े उसको फॉरवर्ड कर देना, तो यही होता था। तो उस समय जो स्कॉलर्स थे वो रिलीजन पर, पॉलिटिक्स पर, लिटरेचर पर अपनी राय व्यक्त करते थे इन पैम्फलेट्स में। किताबें छपवाना उस समय बेहद महंगा काम था, तो पैम्फलेट्स का सहारा लेते थे। However, they lacked permanent literary values, लेकिन ऐसे पैम्फलेट्स में परमानेंट लिटरेरी वैल्यू नहीं हुआ करता था। आज मैंने अगर लिख दिया कोविड-19 के ऊपर, तो आज से 10 साल के बाद मेरे उस पैम्फलेट का कोई वैल्यू होगा? नो सर, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। आज मैंने लिख दिया कि लॉकडाउन में हमें घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, सदा हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। 3 दिन के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो मेरे उस पैम्फलेट का कोई मतलब? नो सर। अखबार पढ़ लेने के बाद, अखबार एक प्रकार का पैम्फलेट है, अखबार पढ़ लेने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहता है सर। However, they lacked permanent literary values. In fact, some of them were very vulgar and abusive in nature. और कुछ पैम्फलेट्स तो थे वो बेहद भद्दे और अश्लील थे। अब भद्दे और अश्लील क्यों? इलेक्शन के टाइम में इस तरह के पैम्फलेट्स बहुत सारे आते हैं जिसमें आरोप लगा दिया गया कि फलाना नेता ने फलाना भ्रष्टाचार किया, इसने ये भ्रष्टाचार किया, उसने वो भ्रष्टाचार किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आरोप लगा दिए, सही है कि गलत है अपना पब्लिक समझते रहे। तो व्यक्तिगत दुश्मनी भी इस पैम्फलेट्स के विरुद्ध लोग निकाला करते थे। इंपॉर्टेंट पैम्फलेटियर्स जो थे वो टॉमस नैश थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, टॉमस लॉर्ड्स थे। तो पैम्फलेट्स भी प्रोज की श्रेणी में आता था। Most important classical works were translated into English prose during the Elizabethan age के दौरान बहुत सारे प्रोज एज के दौरान बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए गए। याद रखिए, पीछे जो पढ़ाए थे उस पर वापस चलिए। रेनेसां की डेट क्या है? 1453। 1453। और वहां से स्कॉलर्स भाग करके कहां पहुंचे? कुछ फ्रांस गए, कुछ कहीं गए, कुछ कहीं गए और कुछ इंग्लैंड आए। और अपने साथ क्या लेकर के आए? अपने साथ होमर की किताब लेकर के आए, वर्जिल की किताब लेकर के आए, पेट्रार्क के पोएम्स लेकर के आए, इत्यादि इत्यादि। और फिर वो किस भाषा में थे? लैटिन में थे, हेब्रू में थे, ग्रीक में थे। और यहां पर ट्रांसलेशन शुरू हुआ, तो बहुत सारे ट्रांसलेशन किए गए। द ट्रांसलेशन ऑफ एसेज ऑफ मोंटेन, मोंटेन के एसेज का ट्रांसलेशन किया गया, जो आगे चल करके अंग्रेजी के एसेज में डेवलप होगा। मोंटेन के एसेज को ट्रांसलेट किया गया, जो आगे चल करके अंग्रेजी के एसेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। बेकन, फ्रांसिस बेकन बेहद इन्फ्लुएंस था मोंटेन से, बेहद इन्फ्लुएंस था मोंटेन से, और इसने मोंटेन के एसेज को, और लोगों ने मोंटेन के एसेज को ट्रांसलेट किया था। ये एक फ्रेंच एसेइस्ट था। मोंटेन जो था एक फ्रेंच एसेइस्ट था, तो फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। इसके बाद होमर ट्रांसलेशन प्लूटार्क का लाइव्स हुआ। प्लूटार्क नाम के पोएट का लाइव्स ट्रांसलेट हुआ।
एक रोमन पोएट था जिसका नाम था वर्जिल। वर्जिल का जिक्र हम किए होंगे आप लोगों को जब पढ़ाए होंगे होमर का द इलियड। तो उसने एनीड नाम की एपिक लिखी थी, उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में। होमर की ओडिसी का ट्रांसलेशन हुआ, इलियड एंड ओडिसी का। ये सब इंग्लिश प्रोज रिच हुआ इन चीजों से। उसके बाद आता है मेनी क्लासिकल पोएट्स, सॉरी, द एलिजाबेथन एज ऑल्सो विटनेस्ड, द एलिजाबेथन एज ऑल्सो विटनेस्ड। एक मिनट, The Elizabethan age also witnessed substantial growth of critical prose. Critical prose भी लिखा जाने लगा। अब critical prose हम लोग एक पढ़ चुके हैं, कौन सा? An essay of dramatic poetry. Essay of dramatic poesy। तो इस तरह के प्रोज भी लिखे गए इस पीरियड में। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो था वो रेस्टोरेशन एज का क्रिटिकल प्रोज था। हम लोग बात कर रहे हैं एलिजाबेथन प्रोज का। तो किसने लिखा? सर फिलिप सिडनी ने लिखा था एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, या इसका दूसरा नाम बतला दीजिए एन अपॉलजी फॉर पोएट्री का, कल बताए थे। Defense to poesy. डिफेंस ऑफ पोएजी भी बोलते हैं, डिफेंस ऑफ पोएजी भी बोलते हैं, POESIE। कल पढ़ाए हैं हम, नहीं? ये सब पढ़ा है। कल कौन कौन पढ़ रहा था जी? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, उसमें जिक्र किए थे ना, Yes, जो sir, कि yes, एक sir. महत्वपूर्ण पीस ऑफ राइटिंग। Of writing. फिलिप सिडनी की एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, और इसका विषय क्या था? इसमें सर फिलिप सिडनी ने कविता का पक्ष लिया था कि कविता बुरी चीज या घटिया चीज नहीं है और हमें कविता और कवियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सर्मन राइटर्स। धार्मिक उपदेश लिखने वाले भी बहुत थे इस एज में। सर्मन, धार्मिक उपदेश। विलियम पर्किंग, जेम्स अशर, जोसेफ हॉल, इनमें से कुछ प्रमुख थे। सबसे इंपॉर्टेंट था रिचर्ड हुकर, इतना याद नहीं रहेगा, जिसने लिखा था ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। इस नाम से इसने एक ऐसे लिखा था। एक्लेसियास्टिकल मतलब रिलीजियस पॉलिटी। कुछ ड्रामेटिक प्रोज भी लिखे गए। ड्रामेटिक प्रोज मतलब ड्रामा। कुछ ड्रामा भी लिखे गए। ड्रामा को बोलते हैं ड्रामेटिक प्रोज। तो टॉमस किड क्यों फेमस था? भूल जाइए तो कैसे काम चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए थे। द Spanish tragedy. स्पेनिश ट्रेजेडी, वो पहला रिवेंज प्ले था। मार्लो, कोई इसकी एक किताब का नाम बता दीजिए जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। Dr. Faustus. शेक्सपियर, कोई किताब का नाम बता दीजिए शेक्सपियर के। As you like it. मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेबस्टर, बेन जॉनसन, ये सब इंपॉर्टेंट ड्रामा लिखने वाले राइटर्स थे। याद रखिए, ड्रामा को ड्रामेटिक प्रोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर राइटर्स। कुछ राइटर्स ऐसे भी हुए जो कैरेक्टर्स के ऊपर लिखते थे। कोई एक कैरेक्टर ले लिया और उस कैरेक्टर के बारे में लिखे। जैसे ट्रूथ नाम का एक कैरेक्टर ले लिया और फिर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस बारे में इन लोगों ने लिखा। ओवरबरीज सीन्स ऑफ कैरेक्टर, जोसेफ हॉल का कैरेक्टर ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें।
बाकी इतना लिस्ट याद नहीं होगा, पढ़ लीजिए ताकि आपको ये अफसोस नहीं रहे कि पढ़े नहीं। द इंग्लिश एसे, अब एक नया ब्रांच शुरू हो रहा था एसेज के नाम से। ऊपर में अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि फ्रेंच एसेइस्ट मॉन्टेन के एसे का ट्रांसलेशन हुआ था। उसके बाद एसे जो था एक जॉनरा के रूप में डेवलप हुआ एलिजाबेथन एज में। द क्रेडिट ऑफ दिस गोज टू फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को इसका श्रेय जाता है एलिजाबेथन एज में। His essays वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस बेकन, याद रखिएगा। His essays, इसके एसेज का संग्रह आगे चल करके एमए में आपको पढ़ना होगा। ये अपनी तरह के पहले थे एलिजाबेथन एज में। These essays are written on the subjects of day-to-day use. किन विषयों पर इसने ऐसे लिखा? तो वे विषय जो हम आम जिंदगी में करते हैं, जैसे पढ़ाई के ऊपर लिखा इसने, दोस्ती के ऊपर लिखा इसने, दुश्मनी के ऊपर लिखा इसने, न्याय के ऊपर लिखा इसने, इस तरह के विषयों पर लिखा। ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, इस तरह के विषयों पर। दे आर रिच विथ वर्ल्डली विजडम, ज्ञान से भरपूर है ये ऐसे, और क्लास अपार्ट, अपने आप में अनोखे। और इनके एसेज की अधिकांश लाइन जो है वो मैक्सिम्स, कहावतें बन गई है। जैसे आप अक्सर बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा झूठ बोलने से ठीक रहता है, सब कोई खुश रहता है। A mixture of lie doth ever add pleasure. थोड़ा सा झूठ बोलिएगा तो अच्छा है। इस तरह के इसके बहुत सारी कहावतें हैं, आगे चलिएगा तो पढ़ते रहेंगे हम लोग। These essays earned him the title of the father of English essays. ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who is known as the father of English essays? कौन था? बेकन सर, फ्रांसिस नेक्स्ट देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। 1611 में ये किताब छपी, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। इस दौरान बाइबल के कई वर्शंस आ गए थे लोगों के बीच। जिसको जैसे मर्जी आए वैसा उसने बाइबल लिख दिया, जिसको जैसी मर्जी आए वैसा बाइबल लिख दिया। तो 36 तरह के बाइबल बाजार में आ गए। किसी बाइबल में कुछ बोला जा रहा है, किसी बाइबल में कुछ बोला जा रहा है, किसी बाइबल में कुछ बोला जा रहा है। तो उस समय का राजा जेम्स द फर्स्ट, 1611 में कौन था? एलिजाबेथ थी कि जेम्स द फर्स्ट था? जेम्स द फर्स्ट। तो उस समय के राजा ने बाइबल के 50 स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और जितने भी तरह के बाइबल उपलब्ध थे वह सभी प्रकार के बाइबल इन 50 राइटर्स को दे दिया, 50 विद्वानों को दे दिया। और इन लोगों को बोला कि आप लोग एक फाइनल बाइबल तैयार कर दीजिए, वही बाइबल मान्य होगा। तो इन 50 ने मिलकर के एक फाइनल बाइबल तैयार कर। उस बाइबल को क्या बोला जाता है? द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल ऑफ 1611। इसी बाइबल को आज की तारीख में आप पढ़ते हैं। तो जब भी बोलिएगा ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल तो साथ में 1611 बोलना नहीं भूलिएगा। Was the greatest literary and religious achievement in the 17th century English prose. आप 17th century English prose नहीं कीजिए, was the greatest literary achievement of the time कर दीजिए यहां पर। Of the 16th में भी ये खप जाएगा और 17th में भी चला जाएगा। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी अचीवमेंट था। इट इज द वर्क ऑफ अबाउट 50 राइटर्स, लगभग 50 राइटर थे। उन लोगों ने मिलकर के लिखा। इसको किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि किसने तैयार किया? किंग जेम्स ने। द बाइबल एक्सरसाइज ट्रेमेंडस एंड
अंग्रेजी हम बोलते हैं या लिखते हैं, कहीं ना कहीं बाइबल के शब्दों का प्रयोग उसमें रहता ही है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंग्लिश थॉट एंड स्पीच। इस बाइबल ने राइटर्स के विचारों को, राइटर्स की भाषा को प्रभावित। ब्राउन, बनियान, रस्किन, ये सब बाइबल से बेहद प्रभावित। गांधी जी भी हम लोगों के बाइबल से बेहद प्रभावित थे। मेनी इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस और इडियम्स जो हैं हमारे करंट स्पीच में इसी बाइबल की वजह से हो गए हैं। और आज की तारीख में इट इज इम्पॉसिबल टू राइट गुड इंग्लिश विदाउट यूजिंग देम। आज की तारीख में अच्छी अंग्रेजी लिखना मतलब बाइबल के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखना। ऑन द होल, कुल मिला जुला करके we find that the English prose developed rapidly during the Elizabethan age में develop हुआ। In fact, it matured by the time Bacon comes in the picture। और बेकन के आते आते यह इंग्लिश प्रोज जो है मेच्योर भी हो गया था। तो ये है 16th century प्रोज। तो अगर 16th century प्रोज पढ़ेंगे तो फिर 17th century प्रोज भी पढ़ना होगा। यस सर। क्वेश्चन लिखिए। 17th century prose, 17th century prose। स्लैश कीजिए। Prose during the age of Milton and Dryden। Prose during the age of मिल्टन। जहां पर मिल्टन लिख रहे हैं आप लिख लीजिए 1630 से 1660, 1630 से 1660। एंड द एज ऑफ ड्राइडन, तो 1660 से कब तक? 17th century, 1700। 1700। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस देख लीजिए। 17th century प्रोज हो गया, या स्लैश करके लिखिए द एज ऑफ मिल्टन एंड द एज ऑफ ड्राइडन। प्रोज ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन एंड द एज ऑफ ड्राइडन। तो इस दौरान क्या प्रोज आए उस बारे में चर्चा होगी। मेरे ख्याल से छोड़ दें तो कोई दिक्कत